किस तरीके से हम लोग उस डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बस देखिए, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। फाइंड वेलोसिटी एंड acceleration at t equal to 2 second. Find velocity and acceleration at t equal to 2 second. जब आपको दिया गया है कि t equal to 2 second पे आपको वेलोसिटी निकालना है, इट मींस आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। क्या आंसर होगा इसका बच्चे? dx by dt को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। एंड दिस इज 5 into 2t minus 2 into 1 plus 0 and this will be 10t minus 2 मीटर पर सेकंड। और वैसे ही अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो वी कैन राइट dv by dt और वेलोसिटी का इक्वेशन है अपने पास 10t minus 2, so it will be 10 into 1 minus 0 and this is 10 meter per second square। और at t equal to 2 second velocity will be 10 into 2 minus 2 and this will be 18 meter per second। 18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, अगर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे कोई कहे कि वेलोसिटी के बारे में आप बताइए, वेलोसिटी कैसी, तो आई विल से कि जो वेलोसिटी है वो इक्वेशन आपको 10t minus 2 है, इसलिए कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और वो कैसा फंक्शन है? t पे पावर 1 जब भी होता है तो उसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी अगर टाइम बढ़ेगी। टाइम बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, एक्सेलरेशन जो है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दैट इज कांस्टेंट। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म but acceleration is here uniform. Acceleration is not changing with respect to time. Acceleration is not a function of time, but velocity is a function of time. Position is a function of time. So कह सकते हैं velocity non uniform है, velocity non uniform है, but acceleration आपका uniform है। Is this okay? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Everyone? किसी भी क्वेश्चन को हम करेंगे तो क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके के हो सकते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया है लेकिन आपको ऑप्शन में ये दिया गया है, ऑप्शन दे दिया वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। सेकंड दे देगा वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड दे देगा एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। फोर्थ इज एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपका 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात? आपको कोई वेलोसिटी नहीं पूछेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा। यू हैव बीन जस्ट आस्क्ड अबाउट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और आपको आंसर इस तरीके से देना होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर।
एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। बेहतर। सभी लोग लिख लीजिए इसको। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कल की क्लास तो हो नहीं पाई थी। कल की क्लास हो नहीं पाई क्योंकि आप लोग का सर्वर शायद डाउन था। आप लोग को पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू काउंसलिंग, क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजों पे भी अगर आप कभी डिस्कस करना चाहें तो खुल के आप बात कर सकते हैं। बताइए। विच इज करेक्ट? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, थर्ड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे dxy/dt निकालने का। देखिए 3t² माइनस 4t प्लस 5, ये dxy/dt हो जाएगा अपना, एंड दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां से देख के लग रहा है कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो यहाँ पे आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर आपका 3t² माइनस 4t प्लस 5 है, सो dv/dt जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 6t माइनस 4। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, सो वी कैन राइट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एनी डाउट? अब इसी में पूछ देता कि फाइंड, अगर आपको इसी में एक और क्वेश्चन देता, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2 देता फाइंड velocity and acceleration at t equal to 1 second। ठीक, तो क्या लिखते हैं हम? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 क्या लिखते हैं? 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे? 6 इंटू 1 माइनस 4, एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कोई डाउट है?
Is there any doubt? नो सर। समझ में आया ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। यस सर। सर यस हाँ बेटा। सर एसएचएम तक में हम लोग कितने दिन में पहुंच जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस चैप्टर तक में हम लोग कितने दिन में पहुंच जाएंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन तक? हाँ इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करते हैं ना, है ना? आप बात कर लेना मुझसे, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है सर। Find acceleration and velocity at t equal to 0. बताइए। क्या करना है हमको? वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, 5t square plus 4t minus 2. So velocity at t equal to 0 will be minus 2 meter per second. And dv by dt क्या आ जाएगा आपको? That will be acceleration, and this will be 5 into 2t plus 4 into 1. 10t plus 4, 10 into 0 plus 4. And this is 4 meter per second square. ठीक है? Any doubt? एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in 0 to 3 seconds. Also find average speed and average velocity in 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए सर। देखिए
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कहाँ होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर वहां होती है जहां पे पार्टिकल जो है वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, नोट करके ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है when particle does not change its डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लेकिन अगर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, जैसे देखिए कि पार्टिकल अगर जा रहा है इस तरीके से, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे जाकर घूम के आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। लेकिन जहां पार्टिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में जहां डायरेक्शन चेंज करता है वहां क्या होता है, वेयर, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर जहां नहीं होते, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं, देयर पार्टिकल चेंजेज डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जहां पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, मान लीजिए t इक्वल टू टी नॉट पे पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, सो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी becomes 0 at that point where particle changes direction of मोशन। जहां पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या पार्टिकल ने कभी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो हमारे पास x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 है। हमारे पास जो इक्वेशन है x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 है। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, dx by dt एंड दैट इज वेलोसिटी निकालेंगे और वो हो जाएगा आपका 4t माइनस 4। और इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब हो गया कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी वाज 0, मींस पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो अब देखिए कि पार्टिकल की पोजीशन को निकालते हैं। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है पार्टिकल का, 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 10। पार्टिकल की पोजीशन 10 मीटर है t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 3 पर पोजीशन क्या है पार्टिकल की, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 10। 18 माइनस 12 6 16 मीटर, 16 मीटर। और t इक्वल टू 1 पर पोजीशन क्या है पार्टिकल की, जहां पे वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी 0 हुई। t इक्वल टू 1 पर अगर हम पोजीशन देखें तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 10, 12 माइनस 4, ये आपका हो गया 8 मीटर। ठीक है, अब पार्टिकल का जो चलने का तरीका है वो देखते हैं। पार्टिकल चला कैसे है, t इक्वल टू 0 से शुरू करता है। ये है आपका t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 10। t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 16 पर है। और t इक्वल टू 1 पर पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 8 है। अब देखो पहले टाइम 1 सेकंड आया होगा या 3 सेकंड आया होगा,
पहले टाइम 1 सेकंड आया होगा, इसका मतलब है पार्टिकल जो है यहां से ऐसे गया होगा, फिर यहां से घूम के वो ऐसे गया होगा। पहले t इक्वल टू 1 सेकंड आया होगा ना, तब तो t इक्वल टू 3 सेकंड आया होगा। t इक्वल टू 0 से शुरू करके पार्टिकल कैसे गया, यहां तक गया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि पार्टिकल कैसे गया है, पार्टिकल का पाथ क्या है? बच्चों बताइए, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख भी रहा हूं ताकि आप चीजों को बेहतर समझें। एनी डाउट? यस सर, आ गया समझ में। समझने वाली बात यही है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं जीरो हुई कि नहीं ये चेक करना जरूरी है। जहां वेलोसिटी जीरो हुआ इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी देखा कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर जीरो हो गया, तो हमारे पास पहले से दो टाइमलाइन दिया हुआ था 0 और 3, एक टाइमलाइन और मिल गया t इक्वल टू 1। जब इन तीनों टाइमलाइन पर हमने पोजीशन निकाला तो देखा कि t इक्वल टू 0 पे 10 है, t इक्वल टू 3 पे 16 है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन t इक्वल टू 1 पर 8 है, इसका मतलब पार्टिकल पहले 10 से 8 गया होगा, फिर 8 से 16 गया होगा। तो अब बताइए मुझे कि डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिख देंगे? देखिए, ये जो हमने टाइमलाइन बनाया है इसको एक बार फिर से बना रहा हूं। t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, t इक्वल टू 3, x इक्वल टू 16 एंड t इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8। पार्टिकल ये गया फिर ये आया, ठीक है। बताइए डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना होगा तो फाइनल पोजीशन कहां पे है, 3 पर है। इनिशियल पोजीशन कहां पे है, 0। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 16 माइनस 10, ये 6 मीटर हो गया। एंड डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस पहले गया है 10 से 8, 10 टू 8 गया, अब फिर यहां से 8 से 16 आया, तो 10 से 8 कितना हो गया, 10 से 8 2 मीटर, और 8 से 16 8 मीटर, कितना हो गया, ये 16 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस आ गया। नाउ एवरेज स्पीड, ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 10, टाइम हो गया 3 सेकंड लगा, 10/3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6 मीटर, टाइम 3, 2 मीटर। क्या ये बात सबको क्लियर है? 10 से 8 गया 2 मीटर हुआ, 8 से 16 गया 8 मीटर हुआ, 8 2 10, डिस्टेंस हो गया। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। एनर्जी के साथ बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ सच में समझ में आया। यस यस सर, समझ में आ गया। अभिनंदन, मिथिलेश, यस सर। श्योर ना? ठीक है, चलिए Yeah. दूसरा सवाल इसी के जैसा रखता हूं, उसको सॉल्व करिएगा।
बताओ 0 से 3 सेकेंड में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आप लोग कर रहे हैं सॉल्व? Yes, sir. चलिए देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है मुझे? वेलोसिटी को चेक करना है, वेलोसिटी को 0 देखना है कहाँ पे। तो dx/dt -4t + 8 इक्वल टू 0 करिए। t इक्वल टू आपको आ गया 2 सेकेंड। दूसरा स्टेप, हमें x निकालना है कहाँ पे? टाइमलाइन जो दिया हुआ है 0 पे 10 मीटर, x 3 पर -2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 + 10, 24 - 18 6, ये हो गया आपका 16 मीटर। और x आपको 2 पर निकालना है। एक टाइमलाइन जो हमने जहां पे वेलोसिटी 0 है वो वाले टाइमलाइन पे अगर हम निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 + 10, -8 + 16 8, ये आपको 18 मीटर मिला। ठीक है, ये आपको 18 मीटर मिला। तो बताइए हम किस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ करें। x इक्वल t इक्वल टू 0 पर है ना, t इक्वल टू 0 पर ये कितना पे है? 10 मीटर पर। t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 3 पर ये है आपको 16 मीटर पर। और t इक्वल टू 2 पर क्या है? ये है आपको 18 मीटर पर। इसका मतलब पार्टिकल यहां से ऐसे गया होगा पहले और फिर घूम के ये आया। दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। बता दीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 16 - 10 6 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 10 से 18 गए 8 प्लस 18 से 16 आए 2, ये आपका 10 मीटर। बताइए एवरेज स्पीड 10/3 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 6/3 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है?
क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। बेहतरीन। तो ये एक फेज है, ये एक पार्ट है जिसको आपको जानना था, जो कि ये डिफरेंशिएशन के ही यूज से होता है। डिफरेंशिएशन का आपको अगर यूज आता है करना तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये सवाल नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और है, जैसे अगर आप इंटीग्रेशन के लिए भी सीख लीजिए। इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके बिना भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। जैसे देखिए, कोई अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो x इक्वल टू टी पे पावर n, देन आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे t पे पावर n dt, और ये हो जाएगा t पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। t पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। c एक कांस्टेंट होता है, c एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट आप जब लिमिट पुट करते हैं तो हट जाता है, उसको मैं क्लियर करूंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको x इक्वल टू के इंटू टी पे पावर n, तो आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे x dt, इंटीग्रेट अगर इसको आप करेंगे तो k t पे पावर n dt विल गिव यू, k को बाहर निकालिए, t पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अगर आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर कोई कांस्टेंट है c, जैसे कोई 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, तो आप x dt अगर करेंगे तो ये देगा आपको कांस्टेंट dt इक्वल टू c इंटू टी प्लस सम c1, कोई और कांस्टेंट। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऊपर बढ़ जाता है और नीचे उस पावर से, जो बढ़ा हुआ पावर है, उससे डिवाइड हो जाता है। इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए x इक्वल टू अगर आपको दिया है t पे पावर 4, आप क्या करेंगे, x dt इंटीग्रेट करेंगे क्या, t पे पावर 4 dt, एंड दिस विल बिकम t पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, एंड इसको लिखेंगे t पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये कांस्टेंट इसलिए दिया जाता है कि कहां से शुरू हुआ है, ये अभी हमने लिमिट नहीं पुट किया, तो हो सकता है जहां से शुरू किया उसके पहले भी कुछ वैल्यू हो, इसलिए ये c रहता है और कुछ नहीं है उसका। तुम्हारे लिए फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। 5t स्क्वायर है, क्या लिखेंगे हम, x dt इक्वल टू 5t स्क्वायर dt, इसको लिखेंगे 5t क्यूब बाई 3 प्लस c। वैसे ही अगर x इक्वल टू आपके पास है 4t क्यूब प्लस 2, तो आप 4t क्यूब प्लस 2 को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 4t पे पावर 4 बटा 4 प्लस 2t, और ये बन जाएगा आपको t पे पावर 4 प्लस 2t प्लस c। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? क्या ये इंटीग्रेशन का पार्ट सबको क्लियर है बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन का? अभिनंदन, मिथिलेश, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आंसर करिए। ओके पूजा, यस सर। क्लियर है ना? देखिए मैं आपको इंटीग्रेशन करवा रहा हूं। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए x इक्वल टू है 2t क्यूब प्लस
4t² माइनस 2t प्लस 10। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं क्या मिलेगा मुझे, x dt इक्वल टू 2t क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा 4/4, 4t² का क्यूब हो जाएगा बटा 3, ठीक है, माइनस 2t² t² by 2 प्लस 10t प्लस कोई कांस्टेंट c। सबको समझ आया ये वाला, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है r इक्वल टू 5t माइनस 2t², 5t² माइनस 2t प्लस 2, इंटीग्रेट ओवर 0 to 2 सेकेंड। अब अगर मैं टाइम इंटरवल दे रखा हूं तो कैसे करेंगे, देखिए r dt इक्वल टू 5t क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 2t² by 2 प्लस 2 इंटू टी, ठीक है, अब प्लस सम कांस्टेंट c, है ना। और फिर हम लिमिट पुट करेंगे कैसे, 0 से 2, 0 से 2 का लिमिट पुट करेंगे एंड दिस विल बिकम 5t क्यूब, टी क्यूब की जगह क्या रखेंगे 5 इंटू, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फर्स्ट अपर लिमिट, ये फर्स्ट रखेंगे और इसको सेकंड में रखेंगे। देखिए फर्स्ट कैसे रखना है, 5 इंटू 2³ by 3 माइनस 2 इंटू 2³ by 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये एक हो गया, 2² हाँ 2², ओके ओके ओके, थैंक यू। माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 0/3 माइनस 2 इंटू 0/2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस c। यहाँ पे हो गया आपको r dt जो मिला, r dt क्या मिला आपको 4 गुना 8, 40/3 माइनस 4 प्लस 4 प्लस c माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c, c और c कैंसल हो गया, c और c कैंसल हो गया, क्या मिल गया आपको 40/3। तो जब हम किसी लिमिट में करते हैं, किसी टाइम डिफरेंस के बीच में करते हैं, तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट आता है वो कैंसल हो जाता है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट को उतना तवज्जो नहीं देना है आपको। लिमिट पुट करना आया आप सभी को, सबसे पहले अपर लिमिट पहले इंटीग्रेट करिए, उसके बाद अपर लिमिट पुट करिए, उसमें फिर सब्ट्रैक्ट करिए और लोअर लिमिट पुट करिए। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? तो एक बार में आंसर नहीं देते, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना नहीं आया, समझ में आया तो बोलिए यस आ गया, है ना, बहुत सिंपल सी बात है ना। ठीक है, फिर से देखिए दूसरा सवाल दे रहा हूं, देखिए जीरो से 1 सेकंड में इंटीग्रेट करिए, आंसर बताइए आप सभी लोग।
देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आर डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4dt है ना, और लिमिट कहां से 0 से 1। ये हो गया 3t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t। ये हो गया आपका 0 से 1, और ये हो गया आपको t क्यूब, क्योंकि c तो कैंसिल हो जाता है कांस्टेंट, इसलिए मैंने कांस्टेंट को दोबारा नहीं लिखा, प्लस 4t। ठीक है, ये हो गया 0 से 1, ये हो गया आपको 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1। अपर लिमिट पुट करने के बाद जीरो लिमिट, लोअर लिमिट 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0। दिस इज 4 आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। बेहतरीन। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आप हम लोग लिखते हैं ना dx by dt, dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। सो dx को हम क्या लिख सकते हैं? b dt लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको पोजीशन का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी मिल रहा है, उसी तरह से आपको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोजीशन का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिला? डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी मिला। फिर वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको क्या दे देगा? पोजीशन दे देगा। सिमिलरली जैसे आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन है ना, तो वैसे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसा मैंने बोला है कि बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, है ना। जैसे आप dv बाई dt लिखते हैं इक्वल टू a, तो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a dt। इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट v इक्वल टू a dt। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो सिंपल है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको एक्सेलरेशन मिला, पोजीशन का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको एक्सेलरेशन मिला। सिमिलरली एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको पोजीशन मिलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। बेहतर है। ठीक है, तो आपको यहां से ध्यान रखना है पोजीशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिंपली अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पोजीशन मिल जाएगा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। Is this okay, everyone? Raviraj, Khushbu, and Pooja. यस सर। ठीक है, तो we will continue after tomorrow. ठीक है।